सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। लर्निंग फार्मेसी चैनल पे आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे, आज जो क्वेश्चंस हम कवर करेंगे वो है फिजिक्स के क्वेश्चन आपकी डी फार्मेसी और बी फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगर आपने 12th पास किया है और आप किसी भी फार्मेसी कोर्स में एडमिशन चाहते हैं, चाहे वो डिप्लोमा हो चाहे वो बैचलर्स हो, तो उनके एंट्रेंस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम कवर करेंगे अपनी आज की इस वीडियो में, जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चन देखेंगे, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कवर करवाएंगे सारे ही क्वेश्चन। तो इसी तरह हमारे साथ वीडियो में बने रहें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे हम अपनी आज की इस वीडियो का। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम अपने चैनल पे पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो उनकी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके आप देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं आपसे, इसमें से कौन सा एक यूनिवर्सल फोर्स है जो कि एग्जिस्ट करता है बिकॉज म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मासेस, मतलब उनके मासेस की वजह से जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है उनमें इसमें कौन सा फोर्स एक्ट करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या वीक न्यूक्लियर फोर्स। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास आते हैं। जैसे देखिए, जब एप्पल गिरता है किसी ट्री से तो एप्पल जो है वो जमीन की तरफ आता है, किस पुल के कारण? ग्रेविटेशनल पुल के कारण। अब क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताया गया है किसका? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। तो जब भी कोई दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के नजदीक आती हैं, एक दूसरे के क्लोज आती हैं, तो क्या होता है, देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मास के प्रोडक्ट के। तो देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है काफी सारे एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू m1 इंटू m2, मास जो है उस ऑब्जेक्ट का वो मल्टीप्लाई होता है डिवाइडेड बाय क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन देम। जो ऑब्जेक्ट के बीच में जितना डिस्टेंस है दोनों ही ऑब्जेक्ट के बीच में, वो आता है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वो ही यहाँ पर आपको बताया गया है, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनके डिस्टेंस की स्क्वायर, तो ये होता है फॉर्मूला किसका? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही ध्यान से सुना है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहे हैं आपसे, बीटा डिके ऑफ न्यूक्लियस इज एन एग्जांपल ऑफ किसका एग्जांपल है बीटा डिके? एक तरह का वीक न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, बीटा डिके एक तरह का वीक न्यूक्लियर फोर्स है। अब देखिए अच्छे से समझेंगे, इस पिक्चर के थ्रू हम आपको समझाते हैं। देखिए बीटा डिके दो तरह के होते हैं, एक होता है बीटा माइनस डिके और दूसरा होता है बीटा प्लस डिके। बीटा माइनस डिके, जो भी बीटा डिकेस होते हैं उनमें जनरली होता क्या है? एक तरह के रेडियो एक्टिव डिके होते हैं जहां प्रोटॉन कन्वर्ट होता है किसमें? न्यूट्रॉन में, और वाइसी वर्सा होता है, न्यूट्रॉन भी कन्वर्ट हो सकता है प्रोटॉन में। वो ही यहाँ पर आपको बताया गया है। बीटा माइनस डिके में आप देख रहे हैं, देखिए ये कार्बन 14 एटम है, इसमें क्या है? देखिए 6 प्रोटॉन्स हैं एंड 8 न्यूट्रॉन्स है। बीटा माइनस डिके में क्या हुआ? देखिए क्या ट्रांसफर हुआ? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? प्रोटॉन में। अब यहाँ देखिए 7 न्यूट्रॉन रहेगा जो कि पहले 8 थे, और प्रोटॉन कितने बन गए? 7 प्रोटॉन बन गए जो कि पहले 6 थे। तो क्या ट्रांसफर हुआ है बच्चों? न्यूट्रॉन ट्रांसफर हुआ है प्रोटॉन में, और फिर इसमें रिलीज क्या हुए? न्यूट्रिनो एंड इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ बीटा माइनस डिके में। वहीं अगर हम बात करें बीटा प्लस डिके की, तो इसमें क्या था? देखिए कार्बन 10 एंटिटी थी ये, जहां पर 6 प्रोटॉन एंड 4 न्यूट्रॉन्स थे। बीटा प्लस डिके में क्या हुआ? देखिए ये क्या ट्रांसफर हुआ? इसमें प्रोटॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ पर न्यूट्रॉन हो रहे थे फर्स्ट में आपने देखा था, और सेकंड में आप देख रहे हैं क्या ट्रांसफर हो रहा है? प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, और क्या बन गया है? न्यूट्रॉन बन गया है। 4 न्यूट्रॉन से कन्वर्ट होकर 5 न्यूट्रॉन बन गए हैं। क्या रिलीज हो रहा है? न्यूट्रिनो एंड पॉजिट्रॉन रिलीज हो रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है रिलीज क्या हो रहा है बीटा प्लस डिके में? तो पॉजिट्रॉन रिलीज होता है। बीटा माइनस डिके में क्या रिलीज हो रहा है? इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। अब देखिए आप एक टर्म देख रहे होंगे यहाँ पर,
न्यूट्रिनो। ये क्या होती है देखिए, न्यूट्रिनो हमारे पूरे ही यूनिवर्स में बहुत अलग-अलग तरह के रिएक्शंस होते रहते हैं। जैसे सन में हमने बात की होगी, सन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता रहता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूक्लियर फिजन होता रहता है, चीज़ें टूटती हैं या बनती हैं किसी भी न्यूक्लियर प्रोसेस के दौरान। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो अमाउंट में रिलीज़ होता है वो क्या होता है, न्यूट्रिनो होता है, जो आपने टर्म अभी देखी। तो ये न्यूट्रिनो हमारे यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इस तरह का न्यूट्रिनो। तो आई होप समझ में आया होगा आपको बीटा डिके के बारे में। ना देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछ रहे हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स फेल टू एक्सप्लेन विच कंसेप्ट। न्यूटोनियन मैकेनिक्स इसमें से क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था? मोशन ऑफ रॉकेट, फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ग्राउंड, न्यूटोनियन मैकेनिक्स या फीचर्स ऑफ एटॉमिक फेनोमेना। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी, फीचर्स ऑफ एटॉमिक फेनोमेना एक्सप्लेन नहीं कर पाया था न्यूटोनियन मैकेनिक्स। बहुत सारे बच्चे या ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे जानते होंगे न्यूटन के लॉ, तो इन्होंने न्यूटन मैकेनिक्स में एक्सप्लेन किए थे अपने लॉज, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, जिसके बेस पे बहुत सारे रिसर्च हुए आगे जाके। फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ग्राउंड, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे गिरता है, जैसे एप्पल ट्री से गिर रहा है तो उसके क्या फीचर्स होंगे, किस तरह से वो गिरता है, ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह से लगता है, वो भी एक्सप्लेन किया गया था न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। रॉकेट का मोशन भी एक्सप्लेन किया गया था, बट एटॉमिक फेनोमेना नहीं किया गया था। एटॉमिक फेनोमेना में क्या होता है देखिए, किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी करना, किस तरह से एटम्स का इंटरेक्शन होता है किसी एंटिटी में, ये सब चीज़ें जो हैं ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर नहीं आती हैं, नहीं कर पाया एक्सप्लेन। बाकी सारी ये चीज़ें एक्सप्लेन की गई न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। ना देखिए, पूछ रहे हैं आपसे, हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स? रदरफोर्ड, फैराडे, न्यूटन या गैलीलियो? आंसर है इसका ऑप्शन डी, गैलीलियो को माना जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। ये देखिए, इनको क्यों बोला जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स? क्योंकि देखिए बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट थे इनके टाइम पे भी फिजिक्स से रिलेटेड, अपने आसपास के सराउंडिंग से रिलेटेड, बट इन्होंने किसी पे उस समय भरोसा नहीं किया। देखिए यहाँ पर लिखा है, उनको किसी चीज़ पे ज़्यादा भरोसा नहीं था। उन्होंने अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया, अपने आइडियाज़ को एक्सपेरिमेंट में बदला और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू रिजल्ट्स बनाए, खुद के रिजल्ट्स फॉर्म किए और फिर उन्होंने एक्सप्रेस की मैथमेटिकल फॉर्म्स। तो इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, क्योंकि काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये किसी तरह के निष्कर्ष पे पहुंचते थे। बाकी अपने जो सराउंडिंग होती है उन पे ये ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे। ना देखिए, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। पूछा है आपसे कि साइंटिफिक थ्योरी कभी भी रिवाइज नहीं की जा सकती, न्यू फेनोमेना में फिट करी ही नहीं जा सकती। जो साइंटिफिक थ्योरी जो बना दी गई है उसी पे हमेशा चलती रहती हैं चीज़ें। ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? तो आंसर है डेफिनेटली इसका फॉल्स। देखिए, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है साइंटिफिक लॉ और दूसरी होती है साइंटिफिक थ्योरी। साइंटिफिक लॉ क्या होता है, देखिए ये डिस्क्राइब करता है क्या हुआ था। अलग अलग ज़माने में अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपने अलग अलग साइंटिफिक लॉज दिए, जैसे E=mc² दिया आइंस्टाइन ने, और उसके बाद फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस तरह के अलग अलग लॉज आए। बट साइंटिफिक थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, देखिए ये एक्सप्लेन करती है क्यों हुआ और किस तरह से ये इस निष्कर्ष तक पहुंचे थे। तो वो सारी ही चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं साइंटिफिक थ्योरी में। अब कोई भी थ्योरी जो होती है देखिए वो एंड रिजल्ट नहीं होता है किसी भी चीज़ का। ये थ्योरी जो है देखिए समय समय पर रिवाइज करी गई। आइंस्टाइन की भी बहुत सारी जो थ्योरीज थी उनको नकारा गया, नई थ्योरीज बनाई गई, क्योंकि इसी से क्या होता है, ओवर द टाइम इसी से अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। हमारा जो सोसाइटी होती है हमारी, उसका भला होता है। क्योंकि अगर हम एक ही चीज़ पे स्टिक कर जाएंगे तो स्टेगनेंट हो जाती है, ग्रोथ हमारी रुक जाती है। इसलिए इस तरह की थ्योरी को समय समय पर रिवाइज करा जाता है। ना देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि किसी भी साइंटिफिक मेथड को स्टार्ट करने का, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? थ्योरी को डेवलप करना, टेस्ट परफॉर्म करना, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस या फॉर्मुलेट करना किसी तरह का क्वेश्चन। सो आंसर है इसका ऑप्शन डी, फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन होता है किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का सबसे पहला स्टेप। तो देखिए क्या होते हैं, इस क्वेश्चन को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ आप देख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में कि देखिए सबसे पहले
क्या किया जाता है, कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट करना है, किसी भी चीज़ पे रिसर्च करनी है, तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की जाती है। ऑब्जर्वेशन के बाद एक क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया जाता है और जिस क्वेश्चन के बेस पे हाइपोथेसिस तक पहुंचा जाता है। हाइपोथेसिस के बाद क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ये सारे अलग अलग स्टेप्स आपको हम दिखा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट के बाद क्या किया जाता है, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं उनको एनालिसिस किया जाता है और तभी उसके बाद ही साइंटिस्ट किसी कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। अब किस तरह से ये होता है, देखिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। सो देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे फर्स्ट स्टेप पूछ रहे थे किसी भी साइंटिफिक रिसर्च का। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं फाइनल स्टेप क्या होता है किसी भी साइंटिफिक रिसर्च का। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में है एनालिसिस ऑफ टेस्ट रिजल्ट, फॉर्मुलेशन, टेस्ट परफॉर्म करना या थ्योरी डेवलप करना। आंसर है इसका ऑप्शन ए। तो देखिए एनालिसिस एंड कंक्लूजन तक पहुंचना, ये क्या होते हैं, फाइनल स्टेप होते हैं किसी भी साइंटिफिक रिसर्च के। अब इसको अच्छे से हम समझ लेते हैं, देखिए अपने इस डायग्राम के थ्रू। तो मान लीजिए ये कोई साइंटिस्ट है जिसको क्या करना है, रिसर्च करनी है अपने फर्टिलाइजर पे। अब सबसे पहले क्या है, देखिए वो सबसे पहले उसने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन तक वो पहुंचा। वो ऑब्जर्व कर रहा है अपने सराउंडिंग को कि किस तरह का फर्टिलाइजर जो है वो यूज किया जा सकता है। अब वो एक क्वेश्चन तक पहुंचा। क्वेश्चन क्या है उसके दिमाग में, देखिए विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर वर्क बेस्ट। अब उसके उसके माइंड में ये क्वेश्चन आया। उसके बाद क्या किया उसने, हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस करना मतलब सोचना। वो अब क्या सोच रहा है, देखिए प्लांट जो है वो ए वाले फर्टिलाइजर से अच्छे से ग्रो होगा या वो बी वाले से होगा अच्छे से ग्रो, या सी वाले से अच्छे से ग्रो होगा। अच्छे से मतलब फास्टेस्ट ग्रो किससे होगा। अब हाइपोथेसिस के बाद उसने क्या किया, उसने ग्रो करा और उसने रिजल्ट्स देखे क्या, कि ए वाले से सच में अच्छे से ग्रो हुआ है प्लांट, फास्टेस्ट ग्रो हो रहा है, बी वाले से उसे थोड़ा कम है और सी वाले से बहुत ही कम ग्रो हो रहा है प्लांट। फिर ये कंक्लूजन तक पहुंचा। क्या कंक्लूजन तक पहुंचा, कि जो हाइपोथेसिस उसने किया था, जो उसने सोचा था सबसे स्टार्टिंग में ही, वो करेक्ट है। तो इस तरह से ये पूरा ही साइंटिफिक प्रोसेस किया जाता है और फिर इसके बाद ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं। एनालिसिस एंड कंक्लूजन क्या होते हैं, देखिए ये एक तरह का माप तोल के एक तरह के रिजल्ट पे, टेस्ट रिजल्ट पे पहुंचा जाता है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट तक पहुंचा जाता है किसी भी एक्सपेरिमेंट के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं फिजिक्स को इसमें से क्या कंसिडर किया जाता है, फिजिक्स किसके अंडर आती है, डिराइव साइंस, अप्लाइड साइंस, न्यूट्रल साइंस या नेचुरल साइंस। आंसर है इसका ऑप्शन डी, नेचुरल साइंस के अंडर आती है फिजिक्स। अब देखिए नेचुरल साइंस क्या होती है, ये एक नेचुरल साइंस में क्या किया जाता है, समझा जाता है कि किस तरह से हमारे आसपास की जो दुनिया है, हमारा जो यूनिवर्स है किस तरह से काम करता है, वो समझा जाता है नेचुरल साइंस में, उस पर डील करती है नेचुरल साइंस। अब इसमें बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें आती हैं, जैसे फिजिक्स आता है। फिजिक्स तो मेन है इसमें, बट ये इंक्लूड करता है केमिस्ट्री को भी इंक्लूड करता है, बायोलॉजी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इकोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, मेट्रोलॉजी एंड बहुत सारी अदर चीज़ें, अदर थिंग्स आती हैं नेचुरल साइंस में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं जेसी बोस ने इनमें से क्या इन्वेंट किया था, इन्वेंशन क्या है उनकी, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ थ्योरी ऑफ लाइट या कॉस्मिक रेडिएशन। आंसर है इसका ऑप्शन ए, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स इन्वेंट की थी जेसी बोस ने। अब देखिए रेडियो वेव्स जो होती हैं बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाई जाती है अंडर वाटर कम्युनिकेशन, मतलब अगर पानी के नीचे कम्युनिकेट करना है सबमरीन वगैरह में तो वहाँ यूज़ किए जाते हैं रेडियो वेव्स। टेलीविजन एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। सेलुलर फ़ोन कम्युनिकेशन, फ़ोन के थ्रू अगर कम्युनिकेट करना है तब, और बहुत सारी अलग अलग जगहों पे रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। ना देखिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपनी आज की इस वीडियो का। पूछा है आपसे माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना एक्सप्लेन की गई है इनमें से किसके अंडर, फैराडे थ्योरी, फर्मी पैराडॉक्स, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन या क्वांटम थ्योरी। आंसर है इसका बच्चों ऑप्शन डी, क्वांटम थ्योरी। अब देखिए क्या होती है क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम थ्योरी, ये डील करती है देखिए स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एट द मोस्ट फंडामेंटल लेवल। मतलब देखिए हमारी बॉडी हम किस तरह से बने, एटॉमिक, सब एटॉमिक लेवल, न्यूक्लियर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, जहाँ तक भी पहुंची जा सकती हैं चीज़ें, एक्सपेरिमेंट, वहाँ तक जाने पे डील करती है क्वांटम थ्योरी। तो यहाँ पर आपको यही बताया गया, देखिए बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पे स्टडी किया जाता है, इस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर स्टडी किया जाता है क्वांटम थ्योरीज या क्वांटम एक्सपेरिमेंट जो होते हैं उनमें।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे कुछ इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चंस के साथ। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। प्लीज़ सपोर्ट हमेशा हमें दिखाते रहें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।